हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, आईटी लिटरेसी के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा। दोस्तों, कंप्यूटर को 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला आधार है हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। दोस्तों, जैसे जैसे हमारे हार्डवेयर विकसित होते चले गए, वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर भी विकसित होते चले गए, उनका विकास होता चला गया। तो दोस्तों, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर हमने कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन में रखा, 5 पीढ़ियों में रखा, जिसमें से पहली जनरेशन स्टार्ट हुई 1940 से 1956 तक चली, और जो 5वीं जनरेशन है वो 1985 से स्टार्ट हुई और अब तक चल रही है। दोस्तों, दूसरे आधार की बात करते हैं। तो दूसरा आधार था कंप्यूटर का साइज, यानी कंप्यूटर का आकार। तो दोस्तों, कंप्यूटर के साइज के आधार पर हमने कंप्यूटर को 4 टाइप में बांटा। पहला था मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। अब दोस्तों, इन सब के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे आधार की। दोस्तों, तीसरा आधार है एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। एप्लीकेशन को दोस्तों हम यहाँ पर कार्य पद्धति बोल सकते हैं, यानी कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, यानी जो कंप्यूटर है उसकी कार्य करने की क्या पद्धति है, किस पद्धति पर वो कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, इनको बारी बारी से समझते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं एनालॉग कंप्यूटर की। तो दोस्तों, जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिमाप का प्रयोग अधिक होता है। चलिए और ज़्यादा इसको समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है भौतिक मात्राओं को नापने की, उनको मेज़र करने की। तो दोस्तों, अगर हमें किसी की लंबाई नापनी है तो लंबाई क्या है, एक भौतिक मात्रा है। तो हमें कौन से कंप्यूटर का यूज़ करना होगा, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करना होगा। जैसे आपके द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो वो किस में नापे जाते हैं, वो लीटर में नापे जाते हैं, और लीटर भी एक भौतिक मात्रा है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करेंगे। जैसे आपको टेम्परेचर मेज़र करना है, जैसे आपको प्रेशर मेज़र करना है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके लिए हम एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पेट्रोल पंप होता है, तो पेट्रोल पंप पर मशीन से एक नली बाहर आ रही होती है, और उस नली से ही आपका जो पेट्रोल होता है वो बाहर आता है। अब दोस्तों, वो जो नली है, वो जो पाइप है, उससे कितना पेट्रोल बाहर आ गया है ये कौन बताएगा। अब दोस्तों, पेट्रोल एक लिक्विड है, उसको हम लीटर में नापते हैं। तो दोस्तों, उस पाइप से कितने लीटर पेट्रोल बाहर आ गया है ये बताता है एनालॉग कंप्यूटर। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप पर एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, डिजिटल यानी डिजिट, और डिजिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक। तो दोस्तों, ऐसा कंप्यूटर जो अंकों की गणना करता है, यानी डिजिट की कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन का मतलब जोड़ता है, घटाता है, गुणा करता है, भाग करता है, और भी बहुत सारी कैलकुलेशन करता है। जो डिजिट में कैलकुलेशन करता है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर है। तो दोस्तों, अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। अब दोस्तों, लास्ट में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया पेट्रोल पंप का। तो दोस्तों, सपोज़ करो हमने वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर तो यूज़ किया हुआ ही है। तो दोस्तों, सपोज़ करो आपने 5 लीटर पेट्रोल लिया, तो दोस्तों वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर ने दिखा दिया कि आपने 5 लीटर पेट्रोल लिया है। अब दोस्तों, सपोज़ करो जो पेट्रोल के दाम हैं वो है 70 रुपये प्रति लीटर। तो दोस्तों, आपको कितने रुपये देने होंगे, आपको देने होंगे 350 रुपये। तो दोस्तों, जो रुपए आपको देने हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी, हमें 5 की गुणा करनी होगी 70 के साथ, यानी गणना करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर कभी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें वहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर भी यूज़ करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर एनालॉग कंप्यूटर भी होता है और डिजिटल कंप्यूटर भी होता है। अब दोस्तों, जब इन दोनों कंप्यूटर्स का यूज़ हुआ पेट्रोल पंप पर, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक तीसरा कंप्यूटर बना दिया जाए जो दोनों का काम करे। तो दोस्तों, एक तीसरा कंप्यूटर बनाया गया जिसको नाम दिया गया हाइब्रिड कंप्यूटर, और वो एनालॉग कंप्यूटर का काम भी कर सकता है और डिजिटल का काम भी कर सकता है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो दोस्तों, तीसरा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य कर सकते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। उदाहरण दोस्तों वही है पेट्रोल पंप। ठीक है, यह पेट्रोल आदि को नापता है,
तो हम कह सकते हैं यह एनालॉग कंप्यूटर का कार्य कर रहा है, और उसके मूल्य की गणना भी करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिजिटल कंप्यूटर का कार्य भी कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है मेमोरी। तो दोस्तों आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ भी डाटा होता है, ठीक है। आप क्या चाहते हो कि मेरा जो डाटा है वो कंप्यूटर में या फिर मेरे फ़ोन में क्या हो जाए, सेव हो जाए, स्टोर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अपने डाटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर करना चाहते हो, तो दोस्तों स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है वो आपकी मेमोरी होती है, ठीक है। तो यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है, यानी भंडारण की यूनिट है। यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसमें हम डाटा, प्रोग्राम आदि को स्टोर करके रख सकते हैं। अब दोस्तों इसको नापने की साइज़ के आधार पर कई यूनिट हैं। जैसे आपके पास लंबाई नापने की बहुत सारी यूनिट होती हैं। आप लंबाई मीटर में नाप सकते हो, मिलीमीटर में नाप सकते हो, सेंटीमीटर में नाप सकते हो, फिट में नाप सकते हो। तो वो सब लंबाई की यूनिट हैं, उसकी इकाई है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे पास मेमोरी की भी क्या होती हैं, यूनिट होती हैं, इकाई होती हैं। जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ऐसे दोस्तों बहुत सारी यूनिट हैं, उनको हम आगे डीपली समझेंगे। पहले हम बात करते हैं मेमोरी के प्रकार की। तो दोस्तों मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो दोस्तों बारी बारी से इनको समझते हैं। पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो चलिए दोस्तों पहले हम बात करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी की। तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। अब दोस्तों सपोज़ करो आपको कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको आपके फ़ोन का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास कोई नया फ़ोन है, तो आपके दोस्त क्या पूछते हैं कि भाई तेरे फ़ोन की मेमोरी कितनी है। तो एक्चुअल में उन्होंने वहाँ पर जो मेमोरी वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है प्राइमरी मेमोरी के लिए, यानी आपके फ़ोन की मेन मेमोरी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वो आपके फ़ोन की रैम और रोम को जानना चाहता है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं कि मेरे फ़ोन में 4 GB रैम है और 64 GB रोम है। तो दोस्तों ये आपका रैम और रोम होती है। इनको हम अभी डीपली समझेंगे। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है। जैसे आप क्या बताते हो, अपने फ़ोन की रैम और रोम बताते हो, तो वो आपके फ़ोन की मेन मेमोरी होती है। उसको हम प्राथमिक या फिर प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। अब दोस्तों सपोज़ करो आप अपने फ़ोन की प्राइमरी मेमोरी से खुश नहीं हैं, यानी कि आपको जो 64 GB रोम है वो अच्छी नहीं लगी। तो आप क्या करते हो, आपके पास क्या आती हैं, चिप आती हैं। जैसा आप जानते हैं ना, चिप आती हैं, उनको हम अपने फ़ोन में डालते हैं। तो दोस्तों वो एक एक्सटर्नल सोर्स हुआ, वो एक बाह्य सोर्स हुआ जो हमने अलग से अपने फ़ोन में डाला अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों वो होती है सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी। उसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम रैम और रोम को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग रैम को समझते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो दोस्तों इसको कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। किसको? रैम को, ठीक है। यह अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई डाटा आपके रैम में है, ठीक है, और आपका जो लैपटॉप है, जो आपका कंप्यूटर है वो बंद हो गया, उसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप उस डाटा को वापस से नहीं पा सकते। अब दोस्तों अगर आप उस डाटा को नहीं पा सकते तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेमोरी है ये परमानेंट नहीं है। ये क्या है? ये टेम्परेरी है, यानी कि अस्थायी है। तो इसलिए दोस्तों रैम को अस्थायी मेमोरी कहा गया है। उसके बाद दोस्तों जो आपकी रैम है उसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। दोस्तों वोलेटाइल का मतलब भी होता है अस्थायी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है, तो इसलिए उसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब दोस्तों यह एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी हुई मेमोरी होती है, ठीक है। इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। तो प्रकार पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो यह निम्न प्रकार की होती है, जैसे एस रैम, डी रैम और एस डी रैम। इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो दोस्तों फुल फॉर्म देखिए, एस रैम का है
रैम तो आपकी रैम ही रहेगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिर्फ आपको क्या करना है, इस एस की फुल फॉर्म देखनी है जो है स्टैटिक, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस डी रैम सिक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं रोम की। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ठीक है दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, जैसा हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम प्राइमरी मेमोरी ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यह स्थायी मेमोरी होती है। ये क्या होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम व सेटिंग होती हैं। दोस्तों अगर आपके जो आपका लैपटॉप है, जो आपका फ़ोन है, जो आपका कंप्यूटर है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, उसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं, जो भी उसके अंदर प्रोग्राम किया गया है, जितने भी उसके प्रोग्राम हैं, अगर उनको हम रैम में रख देंगे तो सिंपल सी बात है वो डिलीट हो जाएंगी। तो इसलिए हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो सारी की सारी रोम में होती है। क्यों होती है रोम में? क्योंकि ये स्थायी मेमोरी है। वो सब कुछ जो प्रोग्राम किया गया है वो हमेशा स्थायी रूप से रहता है, वो डिलीट नहीं होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं रोम कितने प्रकार की होती है। तो रोम भी 3 प्रकार की होती है, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला है पी रोम, दूसरा है ईपी रोम और तीसरा है डबल ईपी रोम। इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं बस। तो दोस्तों पी रोम का क्या है? पी रोम का है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम का क्या है? इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों अगर कहीं पर जैसे आईटी लिटरेसी का आपका जो टॉपिक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं फुल फॉर्म के आने के, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल फॉर्म करा दूंगा। फिलहाल आप इनको याद कर लीजिएगा। दोस्तों रैम और रोम के अलावा हमारे जो पीसी में, कंप्यूटर में एक मेमोरी और होती है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। क्योंकि दोस्तों ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो इसको हम प्राथमिक मेमोरी में कंसीडर करते हैं। चाहे भले से ये उसके टाइप में नहीं दी जाती है, लेकिन ये प्राथमिक मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, कैश मेमोरी को समझते हैं। यह मुख्य मेमोरी से, जो हमने मेन मेमोरी अब तक पढ़ी है कौन सी, रैम और रोम, से आवश्यक डाटा को लेकर रखती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर तीव्र गति से सीपीयू को प्रदान कर सके। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कैश मेमोरी की। यह मेमोरी यूनिट तथा कंप्यूटर की गति के मध्य तालमेल स्थापित करने का कार्य करती है। जो आपकी मेमोरी यूनिट कौन सी, जो आपकी मेमोरी है तथा कंप्यूटर की गति, यानी कि कैश मेमोरी से कंप्यूटर की गति पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। तो दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसको हम एक्सटर्नली रूप से यूज़ करते हैं। तो यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, इसको हम एक्सटर्नल रूप से यूज़ करते हैं, यानी बाह्य तरह से लगाते हैं। यह स्टोरेज क्षमता इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, स्टोरेज क्षमता तो अधिक होगी। हम इसका यूज़ कब करते हैं? अपने कंप्यूटर की, अपने पीसी की जो स्टोरेज क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। एवं डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। डाटा को, जैसे दोस्तों सपोज करो आप क्या कर रहे हो, अपना कोई डाटा है, कोई फाइल है, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में। तो दोस्तों कहीं पर आपने देखा होगा, कहीं पर स्पीड आ जाती है 10 MB प्रति सेकंड की, लेकिन कहीं पर स्पीड आती है 1 MB प्रति सेकंड की। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपकी जो मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है, कि आप किस मेमोरी से किस मेमोरी में ट्रांसफ़र कर रहे हो अपना डाटा। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअल में जो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड होती है डाटा ट्रांसफ़र की, वो प्राइमरी मेमोरी से कम होती है और एक्सेस करने की स्पीड भी कम होती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप, जैसे कार्टेज टेप, जैसे मैग्नेटिक डिस्क। दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क 2 प्रकार की होती है, एक होती है हार्ड डिस्क, एक होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, लेकिन अभी फ्लॉपी डिस्क कम यूज़ की जाती है, अब हार्ड डिस्क ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क अभी भी यूज़ होती है, लेकिन ये केवल माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है, जबकि हार्ड डिस्क सभी तरह के कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती है। और इस समय हार्ड डिस्क का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, वो है
ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क दो होती हैं, एक होती है सीडी, एक होती है डीवीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर हम डीवीडी को बोल देते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, तो आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, और सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि डीवीडी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो उसमें ऑप्शन में आपको ऑप्टिकल डिस्क, ये जो नाम है ऑप्टिकल डिस्क ये लिखा हुआ मिलेगा। तो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है और सीडी भी ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनता है कि डीवीडी की खोज किसने की थी, तो डीवीडी की जो खोज हुई थी वो 1995 के आसपास सोनी और फिलिप्स कंपनी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि मेमोरी के यूनिट को हम थोड़ा डीपली समझेंगे, तो ये है मेमोरी के यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है यूनिट, यहाँ पर उसका शॉर्ट नेम दिया गया है और यहाँ पर उसकी कैपेसिटी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटी होती है मेमोरी की यूनिट वो होती है बिट, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा BIT बिट, और इसका जो शॉर्ट नेम है वो बिट ही है और इसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज हमारे जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उस बिट को हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और दोस्तों इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इसकी कैपेसिटी कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल दो बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, उसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद आता है निबल। निबल को हम निबल ही बोलते हैं और इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 बिट्स के बराबर है। हमने ऊपर बिट पढ़ा, तो 4 बिट जब आपस में मिल जाएंगे तो वो एक निबल बनाएंगे। उसके बाद है बाइट, तो बाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट ही बोलते हैं, और बाइट की कैपेसिटी बराबर होती है 8 बिट्स के, यानी जब 8 बिट आपस में मिल जाएंगी तो एक बाइट बनाएंगी। किलोबाइट, अब यहाँ पर वर्ड जुड़ा है किलो, तो हम जानते हैं किलोबाइट का मतलब क्या होता है कि ये 10 की पावर 3 के समथिंग जाने वाला है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है केबी, किलोबाइट को हम केबी बोलते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी वो होती है 1024 बाइट। ठीक है, बिट नहीं बोल रहा हूँ इस बार, याद रखना बाइट बोल रहा हूँ। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। मेगाबाइट में कितना हो जाएगा, मेगाबाइट को हम MB बोलेंगे, जैसा कि हम लोग बहुत बात करते हैं MB, तो उसकी फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट। यहाँ से फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, ठीक है, KB की, MB की, GB की। तो मेगाबाइट के बारे में बात करते हैं, तो 1024 KB बराबर कितना होता है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये गलत है, जहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर देखिए मैं मार्क करता हूँ, ये जो मार्क है ना ये गलत किया हुआ है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जहाँ ये 1 GB लिखा हुआ है इसको आप 1 MB कर लीजिए, ठीक है। 1024 KB बराबर 1 MB, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1 GB की यानी गीगाबाइट की, तो 1024 MB में 1 GB होती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। टेराबाइट की बात करते हैं तो TB, तो 1024 GB जब आपस में मिल जाती है तो 1 TB बनाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, यानी अगर आपको पता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों आप बड़े आसानी से काफ़ी सारे नंबर अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, डायरेक्टली हमें याद कर लेनी है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं। पहले समझते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो दोस्तों जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है, इनपुट यानी कंप्यूटर को हम अपनी डिटेल्स बताना चाहते हैं, कुछ इनपुट करना चाहते हैं, और कंप्यूटर हमें जो उस इनपुट का रिजल्ट होता है हमें प्रोवाइड कराता है, तो वो हमें देता है, तो हमें उसका क्या प्राप्त होता है, आउटपुट। तो चलिए इसको लैंग्वेज में समझते हैं। तो मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट युक्तियां या फिर इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ जो अक्षर हैं उनमें लिखना चाहते हैं, कुछ जो अंक हैं, जो गिनतियाँ होती हैं उसमें अगर हम कंप्यूटर को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ निर्देश देना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही माउस का हम यूज़ करते हैं। माउस भी क्या करता है, इनपुट करता है, क्योंकि हमारी जो निर्देश है, हमारा जो भी निर्देश है जो हम चाहते हैं कंप्यूटर से, वो हम कंप्यूटर को माउस के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो चलिए हम इनपुट डिवाइस की लिस्ट देख लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है। इसको आप याद कर लीजिए, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ओएमआर वही है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोगों ने कभी एग्ज़ाम दिया होगा, पुराने टाइम में जब एग्ज़ाम होता था तो वहाँ पर ओएमआर सीट का यूज़ किया जाता था। अभी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन पहले ओएमआर सीट आपको मिलती थी और उसको जो जांचते थे वो ऑप्टिकल मार्क रीडर द्वारा मशीन आती है, उसके द्वारा उसको जांच करते थे। उसमें एक बारकोड होता है, उस बारकोड के थ्रू स्कैन होते थे और जितने भी आपने टिक लगाए होते थे, सपोज़ करो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, अगले का डी ऑप्शन, अगले का बी ऑप्शन, तो इस तरह से वो स्कैन करके आपके कॉपी को जांचते थे। तो इसीलिए हम उसको ओएमआर सीट बोलते थे और जो मशीन उसको जांचती थी वो ओएमआर होती थी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो आपकी जो डिटेल है उसको पढ़ रही है, उसको समझ रही है, तो वो क्या होती है, वो इनपुट डिवाइस होती है। ऐसे ही ओसीआर, एमआईसीआर, बीसीआर आदि क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। इनके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अब आउटपुट डिवाइस देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो दोस्तों, यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलती है। दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं तो दोस्तों हमारा जो डाटा कंप्यूटर के पास जाता है, सबसे पहले कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बाइनरी नंबर्स कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जैसे 0 और 1 होता है उसमें केवल। तो दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर पहले हमारे दिए गए डाटा को ट्रांसफ़र करता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है, फिर उसकी प्रोग्रामिंग करता है, जो उसको समझना होता है समझता है। जब उसका रिजल्ट तैयार हो जाता है तो फिर से वो क्या करता है, क्योंकि अभी तो वो बाइनरी नंबर में है, फिर वो बाइनरी नंबर से वापस हमारे समझने के लिए कोई ऐसी लैंग्वेज जिसको हम समझ सकें उसमें वो फिर से ट्रांसफ़र कर देता है। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदल दिया जाता है जिसको हम समझ सकें। तो कंप्यूटर यूज़र की ज़रूरत और इस्तेमाल हो रहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आधार पर विभिन्न प्रकार के आउटपुट जनरेट करता है। आप कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए आउटपुट को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और अपने डेस्कटॉप के मॉनिटर पर देखकर आप स्क्रीन में सूचना देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सी डिवाइस हैं जो हमें आउटपुट प्राप्त कर। तो दोस्तों, कुछ डिवाइस मैंने यहाँ पर लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रिंटर। तो दोस्तों, प्रिंटर हमें आउटपुट देता है या हमारा इनपुट लेता है? नहीं, वो हमें आउटपुट देता है। जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दर्शाया जाता है हम उसको प्रिंट कर लेते हैं प्रिंटर के द्वारा, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है, हमें कंप्यूटर कुछ दे रहा है। मॉनिटर क्या है, जो स्क्रीन होती है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है बिल्कुल टीवी के जैसा, जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, वीडीयू बोलते हैं हम मॉनिटर को। तो वो हमें क्या करता है, वो भी हमें आउटपुट देता है, जो भी कंप्यूटर में चल रहा होता है वो हमें दिखाता है। तो दोस्तों, उसके बाद प्लॉटर है। प्लॉटर क्या होता है, सपोज दोस्तों आप लोगों ने वो देखे होंगे ना, पोस्टर जो होते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों के पोस्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है उसको प्रिंट कौन करता है? क्या उसको नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रिंटर तो बहुत छोटे A4 साइज़ के पेपर को प्रिंट करता है। तो दोस्तों, प्लॉटर भी एक प्रिंटर मशीन होती है जो बहुत बड़े बड़े पोस्टर प्रिंट करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्पीकर। तो स्पीकर हमारे क्या करता है, हमको कुछ सुनाता है, हम गाना सुन रहे हैं, तो दोस्तों वो आउटपुट ही तो है, वो लैपटॉप हमें कुछ सुनाना चाह रहा है, तो वो हमें आउटपुट दे रहा है, किसके ज़रिए, स्पीकर के ज़रिए। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने स्पीकर की जगह माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन होता है इनपुट डिवाइस, क्योंकि माइक्रोफोन में हम बोलते हैं और उससे हम इनपुट देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम लोगों ने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी तो हम लोगों ने कहा कि कंप्यूटर क्या करता है, गणनाएं करता है, कैलकुलेशन करता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जो गणनाएं करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU। बात करते हैं दोस्तों, जैसा इसका नाम है अर्थमेटिक, आप लोग क्या पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, तो उसमें आपने एक पोर्शन पढ़ा होगा, एक होता है एडवांस मैथ, एक होता है अर्थमेटिक। तो दोस्तों, अर्थमेटिक में क्या होता है, आपने देखा होगा मेनली जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, ये सारे काम होते हैं, यानी कैलकुलेशन हमको करनी होती है। तो दोस्तों, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है अर्थमेटिक, यानी ये क्या करेगा,
मैथ्स की कैलकुलेशन करेगा। दूसरा वर्ड है लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या होता है, हम रीजनिंग में लॉजिक लगाते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका काम सिर्फ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ये लॉजिक भी लगा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है ALU, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसका कार्य है मूलभूत अंक गणितीय गणना करना, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तथा कुछ लॉजिकल कार्य जैसे या तो वो बराबर है या बराबर नहीं है, या कम है या अधिक है। तो इस तरह के लॉजिक भी लगा सकता है। ठीक है, कौन लगा सकता है, ALU। बात करते हैं ALU को कौन कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ALU को कंट्रोल करता है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक छोटा सा पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में CU बोलते हैं। तो दोस्तों यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, यानी CU से, कंट्रोल यूनिट से जो इसे निर्देश मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। और दोस्तों एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन बने कि ALU किसका पार्ट होता है, तो आपको आंसर लगाना है CPU का। ठीक है, यानी CPU के अंदर ये होता है। दोस्तों अगर बात आई है CPU की, तो वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं, चलिए समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो CPU से यही बन जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को। ठीक है, दूसरा CPU की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी तो वो हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो और एक ये क्वेश्चन बन सकता है शायद कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में CPU है तो आपको CPU ही मार्क करना होगा। ठीक है, CPU सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कंप्यूटर में। चलिए दोस्तों, हमने अब तक बहुत सारी चीज़ों को समझा, बहुत सारी चीज़ों को अब तक पढ़ा। अब हम लगाने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप देखिएगा कि हम जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे उनको हम कुछ ही सेकंड में एकदम से लगाते चले जाएंगे। और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वही हैं जो अब तक हमने पढ़ा है या फिर IT लिटरेसी के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था वो चीन में बना था, अबेकस। लेकिन वो एक मामूली सा यंत्र था। ठीक है, वो एक मामूली सा यांत्रिक यंत्र था। लेकिन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया उसको हमने कहा कि ये कंप्यूटर एक आधुनिक कंप्यूटर है, और इसलिए हमने चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता माना। तो दोस्तों कहीं पर भी क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर किसने बनाया, सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया, कंप्यूटर की खोज किसने की, तो आपको सभी में आंसर लगाना है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी चार्ल्स बेबेज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने IT लिटरेसी का फर्स्ट पार्ट देखा होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से भी यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। यानी दोस्तों हमने स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बनाया तो वो बहुत बड़ा था, हमने बहुत सारे उसके अंदर इक्विपमेंट यूज़ किए तो वो बहुत बड़ा बना। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर को छोटा करना चाहा। तो दोस्तों कंप्यूटर को छोटा करने का मेन श्रेय किसे जाता है, ये हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जब हमने स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनाया तो हमने वहाँ पर उसको संचालित करने वाली युक्ति जो यूज़ की वो थी ट्यूब। उसके बाद दोस्तों जब हमने दूसरी जनरेशन आई तो दूसरी जनरेशन में हमने यूज़ किया ट्रांजिस्टर, और जब तीसरी जनरेशन आई तब हमने IC बनाई। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC जब हमने बनाई तो हमने देखा कि वो ट्रांजिस्टर और ट्यूब से बहुत छोटी थी। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, सिर्फ एक IC नहीं बल्कि बहुत सारी ICO का यूज़ किया, और तब भी हमारा कंप्यूटर बहुत छोटा बना पहले के कंप्यूटर से। तो दोस्तों हमने किसका यूज़ किया, हमने IC का यूज़ किया। IC को इंग्लिश में कहा जाता है फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसे हिंदी में कहा जाता है समकालित परिपथ चिप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, CPU होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रोग्राम में अगर बग है तो हम कहेंगे कि वो उस प्रोग्राम में एरर है।
एरर को हम क्या बोलते हैं, बग बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया हार्डवेयर। तो आप जानते होंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, ठीक है, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। वो क्या होता है, वो एक प्रोग्राम होता है। जैसे हम अपने फ़ोन में एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, तो दोस्तों वो सब क्या है, वो सब सॉफ्टवेयर हैं। जबकि हमारा फ़ोन, जैसे हमारे फ़ोन है, हम फ़ोन को छू सकते हैं, तो हमारे फ़ोन में बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कैमरा है, इन सब को हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो वो सब हार्डवेयर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट अच्छे से कर पा रहे होंगे, यानी मेरे बिना बताए आप इनके आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब कहीं पर पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर पहला कौन सा था, तो उसका आंसर होगा ENIAC। ठीक है, ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। तो दोस्तों www का सही रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि CPU का क्या अर्थ है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों कौन है, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज करी थी टिम बर्नर्स ली ने। ना जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप रट लीजिए, टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर ENIAC था। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं उसकी खोज किस समय हुई, वो किस समय बनाया गया। तो दोस्तों वो पहली जनरेशन, जिस समय पहली जनरेशन चल रही थी ना, उस टाइम बनाया गया था। ठीक है, ENIAC। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ENIAC पहली जनरेशन में बना, तो पहली जनरेशन में किसका यूज़ होता था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं पहली जनरेशन में वाल्व का यूज़ हम करते थे, दूसरी जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे, तीसरी जनरेशन में हम IC का यूज़ करते थे, चौथी जनरेशन में हम IC के साथ में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते थे, और पाँचवीं जनरेशन अब चल रही है, इसमें भी हम IC का यूज़ ही करते हैं, बस वो डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो क्योंकि ENIAC यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर पहली जनरेशन में बना, तो उस समय उसमें यूज़ किया गया था वाल्व। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि अनुपम क्या है। अब दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुपम क्या है। भारत में सुपर कंप्यूटर की कुछ सीरीज थी, जैसे एक थी परम सीरीज, एक थी अनुपम सीरीज। तो दोस्तों ये अनुपम क्या था, एक सुपर कंप्यूटर था। कहाँ का था, भारत का था। ठीक है, और इसको बनाया किसने था, ये आपको याद होना चाहिए, ये भाभा अनुसंधान केंद्र ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, सबसे छोटी इकाई इसमें क्या दिख रही है, आपको बिट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वही क्या है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो दोस्तों ये तो लास्ट क्वेश्चन ही था, अनुपम परियोजना जो थी सुपर कंप्यूटर, वो किसने बनाई थी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने बनाई थी। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने जो ये फोटोज़ लिए हैं वो भी लिमिटेड लिए हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के लिए हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर आप आसानी से दे पाओगे। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, कौन सी है, TCS कंपनी है। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी अभी फिलहाल में ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, सबको कंडक्ट TCS करा रही है, क्योंकि TCS सबसे बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी भारत की। ठीक है, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर ये क्या करती है, डेवलप करती है, और चांसेस कम रहते हैं कि अगर TCS एग्ज़ाम कराए तो उसमें जो लीक होते हैं पेपर वो कम हो, वैसे फ़िलहाल हो ही जाते हैं आजकल तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है स्थायी यानी परमानेंट। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि स्थायी स्मृति कौन सी हो जाएगी, परमानेंट, जिसमें से हम डाटा डिलीट ना कर पाएँ, डाटा डिलीट ना हो, तो वो होती है रोम।
जबकि रैम में क्या होता है, रैम में आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है, वापस हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो रैम क्या होती है, आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आईसी चिप आमतौर पर बनाई जाती है सिलिकॉन की। और दोस्तों सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तरह की बनाई जाती है। तो सिलिकॉन ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, तो वो भी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था, बग क्या होता है, कंप्यूटर में जो त्रुटि होती है, जो एरर होती है, उसको प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों जैसा मैंने लास्ट में आपको बताया, आईसी चिपों का निर्माण हम सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक से करते हैं। और कितने अर्धचालक होते हैं, दो ही होते हैं, एक आपका सिलिकॉन, एक आपका जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन से बनाई जाती हैं चिपें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो दोस्तों आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ में चल रही है इनपुट डिवाइस वो है माउस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। तो कौन सा पार्ट है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो दोस्तों हम लोगों ने बात किया था, प्रिंटर क्या करता है, हमें कोई चीज़ प्रिंट करके देता है, यानी हमें आउटपुट देता है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। और कंप्यूटर का बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। अब दोस्तों परमानेंट मेमोरी किसी भी तरीके से आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको परमानेंट यानी स्थिर मेमोरी याद रखनी है रोम, और जो टेम्परेरी होती है वो याद रखनी है रैम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रोम। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो दोस्तों प्रोसेसर चिप को हम छू सकते हैं, प्रिंटर को हम छू सकते हैं, माउस को हम छू सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों क्या हैं, हार्डवेयर हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है जावा, वो नहीं है हार्डवेयर, वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि हम जो कंप्यूटर अपने घरेलू कार्यों में यूज़ करते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, और ये साइज़ में छोटे होते हैं, और हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, और ये सस्ते भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पर्श कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका क्या होता है, विंडोज़ होता है, यूनिक्स होता है, लाइनेक्स होता है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने विंडोज 7 डाल दी, विंडो 8, विंडो 10, तो वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो उनको हम छू तो नहीं सकते, वो क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रिंटर है, ये इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। दोस्तों मैं आपको ये तीन वर्ड जो है इनको समझा देता हूँ। सबसे पहले ब्राउज़र। ब्राउज़र वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। जैसे आपका क्रोम हो गया, जैसे आपका यूसी ब्राउज़र हो गया, जैसे आपका ओपेरा मिनी हो गया, ये सब ब्राउज़र होते हैं। बात करते हैं लिंक की, तो लिंक तो आप डालते हैं ना, https@ इस तरह से बहुत लंबा वो क्या होता है, पूरा लिंक होता है, तो वो इंटरनेट से संबंधित हो गया। उसके बाद सर्च इंजन। सर्च इंजन, आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो आप किस चीज़ पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, याहू पे जाते हैं, तो वो सब क्या है, वो सर्च इंजन है। तो ये जो तीनों पद हैं ये इंटरनेट से संबंधित है, जबकि प्रिंटर इंटरनेट से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो दोस्तों स्टोरेज यानी भंडारण का माध्यम नहीं है, तो कीबोर्ड नहीं है, हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, और डीवीडी भी है। ठीक है दोस्तों, फिर से क्वेश्चन वही आ गया है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप ही को देना है, सोच लीजिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, और महाराष्ट्र में कहाँ पर, पुणे में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है दोस्तों, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो दोस्तों मैंने बात की थी कि विंडो क्या होता है, विंडो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता, क्योंकि हार्डवेयर को तो हम छू सकते हैं, विंडो को तो हम नहीं छू सकते। तो दोस्तों विंडो जो होती है वो क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो एक सॉफ्टवेयर होता है। आगे देखिए दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि प्रथम पीढ़ी के, सीढ़ी नहीं ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, वहाँ पर ट्यूब यूज़ की जाती थी। अगला है सीडी का आकार कैसा होता है, उसका साइज़ कैसा होता है। तो ये तो हम लोगों ने नॉर्मली देखी है, कैसा आकार होता है, गोल होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो दोस्तों हम किसको नहीं छू सकते, आप मुझे बताइए। हम सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, ठीक है, प्रिंटर को छू सकते हैं, हार्डवेयर को और माउस, तीनों को छू सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों महाभारत के पितामह कौन थे, भीष्म पितामह, और ये कंप्यूटर के पितामह हैं चार्ल्स बेबेज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर है, मैग्नेटिक इंक का प्रयोग करता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पहली बात तो हम ये जानते हैं कि लाइट पेन जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन वो कैसी डिवाइस है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। वो एक पॉइंट को बताती है, कहीं पर भी आप लाइट पेन का यूज़ करके किसी भी पॉइंट पर आप बता सकते हो कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास बचपन में वो नहीं होती थी लेज़र वाली पेन, जो एक कहीं पॉइंट पर जा कर के गिरती थी, वो लेज़र होती थी जो सीधी जाती थी। तो दोस्तों वैसी होती है लाइट पेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर का मूल कार्य यानी ऑपरेशन क्या है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता है, कर सकता है, लॉजिक ऑपरेशन कर सकता है, कर सकता है, किसी चीज़ को स्टोर कर सकता है, उसको रिकवर कर सकता है, वापस से प्राप्त कर सकता है, कर सकता है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कंप्यूटर ये सभी कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दो प्रमुख चिप हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी चिप भी होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की ए व बी दोनों प्रमुख चिपें हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, माउस की स्क्रॉल प्रॉपर्टी को निर्धारित किया जा सकता है। हाँ, नहीं, हाँ किसी भी समय, हाँ केवल इंस्टॉल करते समय। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जब हम माउस का यूज़ करते हैं तो एक उसमें लेफ्ट साइड में बटन होता है, एक राइट साइड में होता है और बीच में होता है घुमाने वाला बटन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बटन बोलते हैं। तो दोस्तों वो जो स्क्रॉल बटन है वो क्या करता है, वो आपका जो, अगर आप किसी पीडीएफ को खोले हुए हैं तो वो क्या करेगा, पहले ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा, यानी आप स्क्रॉल कर रहे हो। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो बहुत धीरे से काम करता है, कई बार स्क्रॉल करते हैं तो तेज़ी से काम करता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम माउस की स्क्रॉल की जो प्रॉपर्टी है, उसका जो मोशन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जा करके। कहाँ, आप कंट्रोल पैनल में जाइएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, कंट्रोल पैनल से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि छोटे एवं सुविधाजनक कंप्यूटर जो यात्रा करने वालों के लिए उपयोगी होते हैं वो कौन से हैं। सुपर कंप्यूटर को तो हम लेके चल ही नहीं सकते क्योंकि वो तो पूरी बिल्डिंग में आएगा। प्रिंटर्स नहीं चल सकते, मिनी कंप्यूटर भी काफ़ी बड़े होते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है लैपटॉप, और लैपटॉप क्या होता है, एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करने के लायक बनाता है। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहे हो ना क्या है, जो हमारी विंडो होती है वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमने क्या किया, हमने विंडो 10 डाली, तो दोस्तों विंडो 10 डालने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, हम कंप्यूटर को और आसानी से चला सकते हैं, यानी उसमें कुछ फीचर बढ़ा दिए गए हैं जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर को और अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करने के लायक बना रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, डिस्क का वह कंटेंट जो उसके द्वारा बनाते समय ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, वह जिसे प्रयोक्ता द्वारा यानी जो यूज़र है उसके द्वारा बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो रोम होता है उसमें हम जो हमारा कंटेंट होता है, जो रिकॉर्ड होता है, उसको हम बदल नहीं सकते।
वो परमानेंट रहता है। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि हम उसके रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्लाइंट, जैसे कि सपोज करो मैं हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक क्लाइंट प्रोग्राम जो www के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधन यानी रिसोर्स का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप हैं, आपको www के माध्यम से इंटरनेट की सेवाओं को क्या करना है, यूज़ करना है, तो आप किसका चूज़ करोगे? आप चूज़ करोगे वेब ब्राउज़र का। यानी सपोज करो आप किस में जाओगे, क्रोम में जाओगे, आप क्या करोगे, यूसी ब्राउज़र खोलोगे, ओपेरा मिनी खोलोगे। तो आप क्या करते हो, अगर आप इंटरनेट की सेवाओं का फ़ायदा उठाना चाहते हो, www का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, वेब ब्राउज़र ओपन करते हो। तो वेब ब्राउज़र क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को चलाने के लिए जो निर्देश सुरक्षित होते हैं, जो प्रोग्राम किया जाता है, वो किस में किया जाता है, वो रोम में किया जाता है, क्योंकि रोम क्या है, स्थिर मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों तरफ पतली परत होती है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क के ऊपर जो परत होती है वो होती है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड की। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब मैंने आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताया था, तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये किसका प्रकार होता है, ये होता है मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार। और एक होती है फ्लोपी डिस्क, उसके ऊपर भी क्या होती है, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड की ही परत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, www के लिए पहले ग्राफिक ब्राउज़र का नाम क्या था? दोस्तों अभी हम लोगों ने बात किया, जो वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम होता है, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स होता है, आपका यूसी ब्राउज़र होता है। तो इनमें दोस्तों www को यूज़ करने के लिए हमने सबसे पहला ब्राउज़र कौन सा बनाया था, जो सबसे शुरुआत में बना था? तो दोस्तों उसका नाम था मोज़ेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से वही आ गया है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन याद होगा। स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का भाग है। तो दोस्तों कंप्यूटर का भाग क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, मेमोरी भी, और आउटपुट व इनपुट यूनिट भी हैं बहुत सारी। तो दोस्तों ये सभी क्या है, कंप्यूटर का भाग होती हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन सेम है, कंप्यूटर के जनक कौन है? पहले पढ़ चुके हैं, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं, कंप्यूटर के पिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम लोगों ने बात किया था, मेन मेमोरी हमारी रैम होती है, RAM। और रैम क्या होती है? ये अस्थिर मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। जबकि रोम क्या होती है? रोम स्थिर होती है, परमानेंट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस मेमोरी द्वारा आप रीड व राइट दोनों कार्य कर सकते हैं? तो दोस्तों हमारी जो रोम होती है ना, वो रीड ओनली मेमोरी होती है, उसको हम पढ़ सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो रैम होती है, RAM, वो क्या होती है? टेम्परेरी होती है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, उसको हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये अस्थिर होती है, तो इसलिए हम रैम में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है प्लॉटर है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ प्लॉटर हम क्या यूज़ करते हैं। प्लॉटर को अगर हमें बहुत बड़े जैसे पोस्टर टाइप हमें छपवाने होते हैं, तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर है ड्राइंग्स व ग्राफिक्स के लिए प्रयोग होने वाला एक आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है माउस की गति है तो एडजस्टेबल है, एडजस्ट नहीं की जा सकती, ये बात तो गलत है। कंट्रोल पैनल से एडजस्ट की जा सकती है, तो ये मैं आपको पीछे बता सका हूँ, हम कंट्रोल पैनल से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन सी में हमें ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया है, अच्छे से उसको बता दिया है कि एडजस्ट जो होगी वो कंट्रोल पैनल से होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट निम्नलिखित कार्य करती है? डाटा को शुद्धता से चेक करती है, जोड़ना घटाना गुणा भाग आदि की गणना करती है, लॉजिकल तुलना यानी कि जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे बराबर या फिर ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो ये कार्य करती है। तो ये सभी कार्य करती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेन मेमोरी क्या है? तो मेन मेमोरी है वोलेटाइल। मेन मेमोरी होती है रैम, और रैम वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल को हम हिंदी में बोलते हैं अस्थिर यानी टेम्परेरी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों हम बात कर चुके हैं प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होती है जिससे हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह को छापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो दोस्तों सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दो प्रकार की होती है, एक होती है हार्ड डिस्क, एक फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों मोस्टली इस टाइम जो यूज़ किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है मैग्नेटिक डिस्क की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाटा को बदलना क्या कहलाता है। तो दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर हम डाटा को बदलते हैं तो उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से किस मेमोरी के प्रयोग में सबसे कम समय लगता है। तो हम बात कर चुके हैं जो कैश मेमोरी होती है उसकी स्पीड सबसे तेज होती है। ठीक है, अगर कहीं पर मेमोरी के स्पीड की बात आती है या फिर कम समय लगने की बात आती है प्रयोग में, तो अगर कैश मेमोरी वहाँ ऑप्शन में है तो कैश मेमोरी सही होगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। तो दोस्तों क्या हम कंप्यूटर की गति को मिनट में नाप सकते हैं? नहीं। सेकंड में नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लॉक साइकिल, घड़ी की जो साइकिल होती है, घूमने की साइकिल होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की गति को मापते हैं। ये क्या है, एक मशीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसके प्रयोग से आप पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल पे टच करेंगे और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सीयू। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों सीयू एक भाग है, किसका भाग है, सीपीयू का भाग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड दोस्तों हमारी इनपुट डिवाइस होती है, ना कि आउटपुट डिवाइस। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कर्सर है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कर्सर क्या होता है। दोस्तों जब आप टाइप करते हैं, आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन टाइप करते हैं तो आप देखते हैं एक डंडी सी होती है, वो वर्टिकल में खड़ी रहती है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई होती है और वो टक टक करती रहती है। एक बार दिखेगी फिर गायब हो जाएगी, दिखेगी गायब हो जाएगी। तो दोस्तों उसी को हम बोलते हैं कर्सर। तो कर्सर टिमटिमाने वाली एक पतली रेखा होती है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का एक भाग है। तो दोस्तों हम बात कर चुके हैं जो एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, वो सीपीयू का क्या होता है, एक भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउस सामान्यतः एक तीर के निशान के रूप में दिखाई देता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा आपकी जो विंडो होती है उस पर अगर आप माउस को इधर उधर स्क्रॉल कराते हो तो एक छोटा सा तीर होता है, वो इधर उधर चलता रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनिवैक का पूरा नाम क्या है। आप जानते हैं यूनिवैक क्या था, एक कंप्यूटर था जो पहली पीढ़ी में बनाया गया था। तो दोस्तों यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक पूरे विमान के आसपास हवा के प्रवाह यानी एयर फ्लो को उसकी उड़ान के लिए परिस्थितिक करने के लिए केवल इस तथ्य का उपयोग करके किया जाता है। झमेला कर दिया इन्होंने तो पूरा। तो दोस्तों सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर हमें कहीं पर मौसमी कार्यवाही करनी हो तो उसका हम पता लगाते हैं सुपर कंप्यूटर से। ठीक है, आपको उड़ान हो, चाहे हवा की दिशा का पता लगाना हो, मौसम का पता लगाना हो, बारिश का, आपको भूकंप का, सुनामी का, सबके लिए हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों जब मैंने आपको पहले पार्ट में ये ENIAC बताया था तो मैंने कहा था कि इसके जो खोज करता है, जो सॉरी आविष्कार करता है, उनको आप रट लीजिए, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो लोग थे, कौन थे, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू माउचली। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस में कंप्यूटर की पावर जाने पर डाटा नहीं बचेगा। तो दोस्तों हमारी जो रैम होती है वो अस्थिर मेमोरी होती है, इसके अंदर डाटा नहीं बचता है। जब लाइट चली जाए या फिर कंप्यूटर ऑफ हो जाए, रैम के अंदर बच जाता है, और रोम के अंदर बच जाता है, और पी रोम, क्योंकि ये भी रोम है, तो दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसमें भी बच जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शब्द पीसी का पूरा नाम है। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका तो आंसर आप दे ही पाएंगे।
आगे आ जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको दोनों का अलग अलग नाम पता होना चाहिए। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक डीवीडी उदाहरण है। तो दोस्तों मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था कि डीवीडी और सीडी क्या होती हैं, दोनों ही प्रकार होती हैं ऑप्टिकल डिस्क का। तो आप ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है सी, ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस का एक उदाहरण है डीवीडी और सीडी। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। जैसे कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 को की गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देश में पहला निर्मित कंप्यूटर था सिद्धार्थ। ये भारत की बात की जा रही है। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। भारत में पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ECI द्वारा 1900 ECI की स्थापना हुई थी 1967 में, बनाया गया था। बात करते हैं भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लाया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का था। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो सेशन था लगभग 1 घंटे का होने वाला है। 56 मिनट तो हो ही चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने लगभग 60+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बनाने की कोशिश करूँगा। आपके बहुत जल्दी ये IT लिटरेसी ख़त्म हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम की डेट आई गई है। तो दोस्तों बताइएगा आपकी तैयारी कैसी है और आप कैसा फील कर रहे हैं। अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग आपकी पूरी हो चुकी है, बेसिक साइंस भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और मैथ और रीजनिंग तो नॉर्मल आती ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और शेयर भी करना, ठीक है। जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।